हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, परीक्षा मित्र चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको मैथ्स की कुछ नई ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो आपको कंपटीशन में परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। छोटी छोटी चीज़ों से हमारे यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो मिस्टेक्स को हम दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मेज़रमेंट की। बच्चों, हमने बहुत सुना है किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ठीक है। इन सब का नाम तो बहुत सुना है, पर जब कभी हमसे कन्वर्ज़न करने के लिए कहा जाता है कि बताइए 1 हेक्टोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, कितने मिलीग्राम होते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आपको सिंपली एक वर्ड याद रखना है, वो वर्ड है खड़ा मंगलू DCM। क्या वर्ड है बच्चों? खड़ा मंगलू DCM। आपको ये याद रखना है। ये छोटा सा वर्ड है, खड़ा मंगलू DCM। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप ये समझिए कि आपने सारे मेज़रमेंट आपको याद हो गए। इतने सारे जो मेज़रमेंट हैं वहाँ आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो बच्चों, क्वेश्चन करते समय जब भी हम सरफेस एरिया या डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पर ये ज़रूर आते हैं क्वेश्चंस में, मेज़रमेंट वाले पार्ट। और तब हमें लगता है कि काश हमने ये पढ़ा होता ढंग से तो हमें समझ में आ जाता। तो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ यहाँ पर मेज़रमेंट में KHDA, खड़ा मंगलू DCM। बच्चों, यहाँ पर K का मीन्स है किलो, H का मीन्स है हेक्टो, DA रिप्रेजेंट करता है डेका को, M मीन्स मीटर, ग्राम एंड लीटर, D रिप्रेजेंट करता है डेसी को, C रिप्रेजेंट करता है सेंटी को और M रिप्रेजेंट करता है मिली को। तो बच्चों, खड़ा मंगलू DCM, आपको ये वर्ड याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो देखिए, जैसे सबसे पहले मुझे काम करना है मीटर पर। क्वेश्चन है मीटर को चेंज करना है। तो बच्चों, मैंने यहाँ सब जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे M मीटर नोट कर लेता हूँ। अगर मुझे ग्राम का क्वेश्चन है तो सब जगह मैं क्या नोट कर लूँगा, ग्राम नोट कर दूँगा, ठीक है। तो और लीटर का क्वेश्चन होगा तो मैं लीटर नोट कर लूँगा बच्चों। अब हम बात करते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं। एक डिजिट नीचे जा रहा है ना, एक स्टेप नीचे, तो आप बोल देंगे कि 10। 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं? 10 हेक्टोग्राम। अच्छा, अगर यही चीज़ 1 किलोग्राम में मैं आपसे पूछूं कितने डेकाग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने स्टेप नीचे गया है? ये 2 स्टेप नीचे आया है, एक स्टेप और 2 स्टेप। तो यहाँ पे मैं 2 ज़ीरो लगा दूंगा और कहूँगा कि 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम होते हैं। अच्छा, सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूँ, बताइए 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो बच्चों, हमें क्या करना है, 1 हेक्टोमीटर की बात चल रही है तो मैं देखूँगा डेकामीटर की बात चल रही है, सॉरी सेंटीमीटर की बात चल रही है। तो कितने स्टेप नीचे जाना पड़ेगा? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड 4 स्टेप। तब मैं बोलूँगा 1 के आगे 4 टाइम्स ज़ीरो लगाऊँगा और कह दूँगा कि मेरे जो है 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। बच्चों, इसी तरह से कोई आपसे पूछ ले, बताइए 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तब आप बहुत ईजिली बता पाएंगे। 1 डेसीमीटर में होते हैं कितने नंबर नीचे आए हैं हम लोग? 2 स्टेप, 1 एंड 1, 2 स्टेप। तो हम कह देंगे कि 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। तो बच्चों, ये तो था मेज़रमेंट का पार्ट। अब सपोज़ करते हैं यहाँ पर हमारे पास में कुछ रिवर्स पार्ट आ जाए। रिवर्स पार्ट मीन्स अगर हमें किसी चीज़ को मिलीमीटर को और डेसीमीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? अभी तक तो हमने क्या किया था, ऊपर से नीचे आ रहे थे। अब अगर हम मिलीमीटर से डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 mm
इज इक्वल टू, ये 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो 1/100 डेसीमीटर। बच्चों क्या करना है, यहाँ पर हमें 1/100 का यूज़ करना है, 1/1000 का यूज़ करना है, 1/10 का यूज़ करना है, यानी हमें इस नंबर से डिवाइड करना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही रहता है कि हमें मेज़रमेंट में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रेशियो प्रोपोर्शन में भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और भी डिफरेंट टाइप में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में किलोग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर ये मेज़रमेंट को सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ पर आज मैंने आपको इसीलिए मेज़रमेंट टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पर। बच्चों मैंने लास्ट डे आपको कुछ ट्रिक्स सिखाई थी मल्टीप्लाई की, अब मैं उनको आगे बढ़ाता हूँ और कुछ और नई ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। देखिए, अगर कोई हमारे पास नंबर है 11 को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 1 2 टाइम्स है, यहाँ पर भी 1 2 टाइम्स है। तो मैंने क्या किया, 1 2 1, दोनों तरफ 1 लगाया, बीच में 2 लिख दिया, 1 and 1 2। इसी तरह से अगर मेरे पास में 111 इंटू 111 होता, तब मैं उसको कैसे मल्टीप्लाई करता बेटा। पहले तो मैं यहाँ पर 3 टाइम्स 1 है ना, तो मैं लिखूँगा 1 2 3 और वापस बैक चलूँगा 2, 1। सेम एज बच्चों यहाँ पर होता, अगर मेरे पास 1 1 1 1, तब आप बताइए क्या आंसर हो सकता था। तब मेरे पास आंसर होता कितने टाइम्स 1 है, 4, 1 2 3 and 4। और रिवर्स होता हूँ मैं 3 2 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई करना सीखा। नेक्स्ट अब हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर अगर हमारे पास 101 इंटू 101 होता, तब हम क्या करते बच्चों। अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 101 इंटू 101, तब आपको क्या करना है ये मैं आपको अब सिखाऊंगा। बच्चों देखिए, सबसे पहले हमारे पास में 101 है, क्या चीज़ रिपीट हो रही है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है 1 भी 2 टाइम्स है, तो मैंने क्या लिखा 1 0, फिर से लिख दिया 2 0 1। इनके बीच में एक ज़ीरो था, तो मैंने 1 to 1 के बीच में एक एक ज़ीरो पुट कर दिया है। अब सपोज़ करते हैं बच्चों यहाँ पर 2 ज़ीरो होते बीच में, तब मैं क्या करता है इनके बीच में, यहाँ पर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई आ जाए जिसके बीच में 2 ज़ीरो हों, तब आप क्या करने वाले हो बच्चों, तब आप करने वाले हो सबके बीच में 1 और 2, 1 to 1 तो होना ही है, और बीच में कितने ज़ीरो लगाने हैं, हमें 2 ज़ीरोज़ को पुट करना है। इसी तरह से 000 होता, तब हम क्या पुट करते बच्चों, सेम एज। मुझे लगता है आप लोग अब समझ चुके होंगे कि हमें क्या काम करना है, 000 लगा के 2 और फिर 000 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। कैलकुलेशन करते समय जो हम टाइम को वेस्ट करते हैं, वहाँ यहाँ पर हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा बच्चों। इसी तरह से मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ बताया था, ये क्वेश्चन इस टाइप का। सपोज़ करते हैं कोई क्वेश्चन है, अब मैं आपको एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ। 5 1/3 प्लस 4 1/7 माइनस 3 1/6। सपोज़ करते हैं बच्चों, ये लेट सपोज़ कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, और मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं, 5 3 या 15 और 1 16/3, फिर इसको 29/7 और यहाँ पर 19/6, फिर एलसीएम लेते हैं और टाइम ख़राब करते जाते हैं। बच्चों मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, जिसके बाद में आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हम इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे। अगर हम इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा आंसर कैसे आएगा। अब बात ये है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा आंसर कैसे आने वाला है। पहले ये जितने भी होल नंबर्स हैं मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। 5 + 4 9, 9 - 3 कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे लिए 6 आ जाएगा।
कोई डाउट है? यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। होल नंबर्स की कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले। अब रिमेनिंग नंबर क्या बचता है मेरे पास में? 1/3 प्लस 1/7 प्लस माइनस 1/6। अब मैं कहता हूँ इसका एलसीएम ले लेना चाहिए हमें, 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 6 माइनस 7। तो हमारे पास बच्चों क्या आंसर आ जाएगा? इसका हम कोई भी एलसीएम नहीं लेने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 14 प्लस 6 20, 20 माइनस 7 13। तो 6 होल 13/42 आंसर हो जाएगा हमारा। और हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होने से बच जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ बच्चों। यहाँ पर मेरे पास एक टॉपिक है, जैसे सपोज़ करते हैं हमारे पास 125 3/7। मैं आपसे कहता हूँ बेटा आप इसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो मैक्सिमम बच्चों का एक ही टास्क होगा, पहले वो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं, +3 करेंगे 878/7 और फिर वो इसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे कर सकते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं। तो अब हम वो सीखते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, 1/3 की वैल्यू होती है 0.33, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, 1/5 की वैल्यू होती है 0.2, 1/6 की वैल्यू होती है 0.16 या 17 भी बोल सकते हैं हम लोग, 1/7 की वैल्यू होती है 0.14, 1/8 की वैल्यू होती है 0.125, 1/9 की वैल्यू होती है 0.11 और 1/10 की वैल्यू होती है 0.1। तो बच्चों अब हमने देखा यहाँ पर हमने इस तरह से कुछ भी सॉल्व नहीं किया। हमें क्या करना है? 1/125 3/7। तो आप ये बताइए 1/7 की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 0.14 है। तो 1/7 की वैल्यू है 0.14। हमारे पास कितना है? 3/7 है। तो 3/7 के लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 0.42। तो मेरा आंसर हो गया 42। आप समझ पाए हैं? अब मैं एक नया क्वेश्चन है जो आपके सामने रख रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन है 5923 3/8। आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको यहाँ पे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको पता है 5923 और 3/8 का मीन्स है, इसको आपको डेसिमल में बदलना है। 1/8 की वैल्यू क्या है? 0.125 है। तो बच्चों 3/8 की वैल्यू क्या होनी है? 3 इंटू 0.125। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.375। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 375। आप मेरी बात समझ चुके हैं बच्चों? इस तरह से हम कैलकुलेट करके अपना समय बचा सकते हैं और जितना हम यहाँ पर समय बचाएंगे उतना ही कंपटीशन के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास समय होगा तो हम वर्क कर पाएंगे और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं उन पर काम कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर टाइम सेविंग करनी ही है। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।